प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में शामिल शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति में हम अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के भी हम दो भाग करते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना जहाँ तक आपको पता है, हम पिछले बार अध्ययन कर चुके हैं कि शाब्दिक व्यंजना वहाँ होती है जहाँ शब्द शक्ति केवल एक शब्द में निहित होती है और उस शब्द को हटा देने पर वह शब्द शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। अब हम देखते हैं दूसरी शब्द शक्ति आर्थी व्यंजना। आर्थी नाम से स्पष्ट है, आर्थी जो शब्द है वो अर्थ से बना है, अर्थात आर्थी व्यंजना वहाँ होती है जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति शब्द में निहित नहीं होकर अर्थ में निहित होती है। अर्थात यदि वाक्य में आए हुए शब्दों को हम स्थान परिवर्तित भी कर देते हैं या उसका पर्यायवाची भी रख देते हैं तो भी उसका अर्थ समान बना रहता है, अर्थात उसका प्रभाव खत्म नहीं होता, वहां पर आर्थी व्यंजना मानी जाती है। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, सूर्योदय हो गया। अब वैसे सामान्य सा कथन है, सूर्य के उदय होने की बात कही गई है, लेकिन यदि इसको सुनने वाले लोग अलग अलग संदर्भ और परिस्थिति से बिलोंग करते हैं तब इसके अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो सूर्योदय हो गया, ये वाक्य किसी बच्चे ने सुना तो बच्चे के लिए इसका अर्थ यह है कि वो उठेगा, अर्थात उसका उठने का टाइम हो गया, वो दूध वगैरह पीने का टाइम हो गया। इसी वाक्य को यदि किसी चरवाहे के द्वारा सुना गया तो चरवाहे के लिए ये टाइम है, वो अपने पशुओं को जंगल में ले जाने का या पशुओं को चराने के लिए ले जाने का टाइम है। यदि यही वाक्य किसी गृहिणी के द्वारा सुना जाता है तो उसके लिए ये टाइम है, वो अपने घर के कार्य करने का है। तो कहने का मतलब ये सब वाक्य एक ही है, लेकिन जिसके द्वारा भी सुना जाता है उसकी परिस्थिति के अनुसार इसके अर्थ अलग निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना इसलिए कि यहाँ पर ये जो शब्द हैं इनके यदि पर्यायवाची भी हम रखते हैं तो भी अर्थ प्रभावित नहीं होता, अर्थ सेम वो का वो रहता है। सूर्योदय की जगह यदि हम सुबह का प्रयोग करते हैं अर्थ वही रहेगा, अर्थात इसमें जो व्यंजना है वो अर्थ पर निर्भर करती है, शब्द पर नहीं, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना मानी जाती है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे संध्या हो गई। अब यहां पर सूर्योदय और संध्या बात एक ही है, इसमें दोनों में ही दिन के उदय और अस्त की बात कही गई है। संध्या होने का भी वही अर्थ लोगों के द्वारा लगाया जाएगा जैसा सूर्योदय का लगाया जाता है। जैसे सूर्योदय के टाइम पे भी सुनने वाले लोग सूर्योदय करने वाले काम के हिसाब से उसका अंदाज लगाते हैं, वैसा ही संध्या के समय जैसे संध्या का किसी मंदिर के पुजारी के द्वारा ये वाक्य सुना जाता है तो उसके लिए आरती करने का टाइम है। बच्चों के द्वारा सुना जाता है तो बच्चों के घर लौटने का समय है। यदि किसी स्त्री के द्वारा सुना जाता है तो उसके लिए खाना पकाने आदि का समय है। तो जहां पर भी ऐसे वाक्य आते हैं उनके संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अर्थ अलग होते हैं, वहां पर आर्थी व्यंजना मानी जाती है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वन हूं। ये राम के वन गमन के टाइम पे सीता का कथन है, तो को उचित तक मोको भोगू। यहां पर सीता राम से ये कहती है कि मैं तो सुकुमारी हूं और हे नाथ आप वन के योग्य हो, अर्थात राम उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर महलों में रहिए क्योंकि आप सुकुमार हो, आप जंगल की जो परेशानियां उनको सहन नहीं कर पाओगी। तो सीता यहाँ पर वक्रोक्ति के द्वारा, अर्थात ये काकू वक्रोक्ति है, अर्थात अपने कहने के लहजे से इस प्रकार जो अर्थ है उसका अन्य अर्थ ग्रहण करवा देती है
वो कहती है मैं सुकुमारी हूं और हे नाथ आप वन के योग्य हो, तो को उचित तप, आपको तो तप उचित है और मो को भोगू और मेरे लिए राजभोग। अर्थात वो ये कहना चाहती है कि मैं भी इतनी सुकुमार नहीं हूं, मैं भी आपके साथ जंगल में जाकर जंगल की परेशानियों को वहन कर सकती हूं, ये वो कहना चाहती है। तो जो सीधा सीधा अर्थ है उससे अलग यहाँ पर अर्थ किया गया है, अर्थात दोहरा अर्थ यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर कौन सी व्यंजना होगी, यहाँ पर आरती व्यंजना मानी जाती है। तो हम तीनों शब्द शक्तियों का अध्ययन कर चुके हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम तीनों शब्द शक्तियों की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे पहले हम देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में केवल वाच्यार्थ होता है, अर्थात जो शब्द का मुख्य अर्थ होता है वो ही इस शब्द शक्ति में लिया जाता है, मुख्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है। अर्थ के आधार पर जो लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ में बाधा होती है और बाधा होने के कारण लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वाच्यार्थ बाधित होता है। अब व्यंजना शब्द शक्ति, अब व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्य अर्थ होता है न लक्षण के आधार पर अर्थ होता है, दोनों ही अर्थ बाधित होते हैं, इसलिए इसमें परिस्थिति के अनुसार कोई अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थात इसमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अलावा कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब हम देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति का दूसरी तुलना। इसमें जो अर्थ है वो निश्चित होता है, अर्थात इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों को शामिल किया जाता है। इनका अर्थ है वो निश्चित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति है उसमें अर्थ निश्चित नहीं होता, लेकिन अर्थ की दिशा है वो निश्चित होती है, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति के अनुसार ही इसका अर्थ लगाया जाता है। कोई न कोई लक्षण दिखाई देते हैं तभी हम लक्षणा शब्द शक्ति मानते हैं, लेकिन इसमें अर्थ की थोड़ी बहुत दिशा निश्चित हो जाती है कि अर्थ कैसे निकाला जाएगा। इसमें न तो अर्थ निश्चित होता है न अर्थ की दिशा निश्चित होती है, बाकी संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है। संदर्भ और परिस्थिति इनके अनुसार अलग ही हम अर्थ ग्रहण करते हैं। अब हम तीसरी तुलना देखते हैं कि जो अभिधा शब्द शक्ति है इसमें किसी भी शब्द शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी दूसरी शब्द शक्ति की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा में अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है। जब अभिधा शब्द शक्ति का मुख्यार्थ बाधित होता है तभी हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं। जबकि व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अभिधा की भी आवश्यकता होती है और साथ में लक्षणा की भी आवश्यकता होती है। दोनों के आधार पर ही हम इसका तीसरा कोई अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आज हमारा शब्द शक्ति का टॉपिक कंप्लीट हुआ, हमने तीनों शब्द शक्ति पढ़ ली है। धन्यवाद।